निस्तेज शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी यड़ संधि, ऑप्शन डी गुण संधि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विसर्ग संधि। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। संधि व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है जो दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को दर्शाता है। जब दो वर्ड आपस में मिलते हैं तो उनके मेल से कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन मुख्य प्रकार हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब इन सब के बारे में कुछ जान लें। पहला स्वर संधि। जब दो स्वर वर्ड आपस में मिलते हैं तो उन्हें स्वर संधि कहते हैं। दूसरा व्यंजन संधि। जब एक व्यंजन वर्ड किसी स्वर या व्यंजन वर्ड के साथ मिलकर कोई परिवर्तन करता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरा विसर्ग संधि। जब विसर्ग किसी स्वर या व्यंजन वर्ड के साथ मिलकर कोई परिवर्तन करता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नी विसर्ग संधि का एक उदाहरण है। विसर्ग संधि तब होती है जब विसर्ग का दूसरे शब्दों के साथ मेल होने पर परिवर्तन होता है। जब विसर्ग के बाद त या थ आता है तो विसर्ग स में बदल जाता है, इसलिए नी प्लस तेज इक्वल टू निस्तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटेया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ता, ऑप्शन डी या। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रेमचंद। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। हंस पत्रिका के संस्थापक प्रेमचंद थे। प्रेमचंद ने 1930 में बनारस से हंस पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। वे इसके संपादक भी थे। बाद में प्रेमचंद के निधन के बाद जैनेन्द्र और प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने संयुक्त रूप से संपादन किया। बाद में राजेंद्र यादव ने 1986 से 2013 तक हंस पत्रिका का संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी आग, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी चंद्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आग। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण आम्र, कर्ण, क्षेत्र, अर्पण, आश्चर्य, उत्साह इत्यादि। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप बदल जाता है। उदाहरण आम, कान, खेत, दान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मनाशा किस उपन्यास का हिस्सा है? ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी मैला आंचल, ऑप्शन सी राग दरबारी, ऑप्शन डी कायाकल्प। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मैला आंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवैया छंद में कितनी पंक्तियां होती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। सवैया छंद में आमतौर पर 4 चरण होते हैं, लेकिन कुछ प्रकार के सवैया में 2 से 6 चरण भी हो सकते हैं। एक सवैया छंद में 22 से 26 तक अक्षर यानी वर्ड होते हैं। कुछ सवैया छंदों में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नयन शब्द का लिंग क्या है? ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग, ऑप्शन डी नपुंसकलिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पुल्लिंग। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। हिंदी व्याकरण में लिंग यानी जेंडर संज्ञा या सर्वनाम के उस गुण को कहते हैं जो यह दर्शाता है कि वह पुरुष, स्त्री या नपुंसक लिंग है। हिंदी में मुख्यतः 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो पुरुष जाति या पुरुष जैसे गुणों को दर्शाता है। स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति या स्त्री जैसे गुणों को दर्शाता है। नपुंसक लिंग का प्रयोग हिंदी में
समानता नहीं होता, लेकिन कुछ संदर्भों के में निर्जीव वस्तुओं को नपुंसक माना जाता है। जैसे संस्कृत में, हिंदी में निर्जीव संज्ञाएं भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में ही वर्गीकृत हो। नयन शब्द का लिंग पुल्लिंग है। हिंदी में नयन यानी आँख को पुल्लिंग माना जाता है। उदाहरण, उसके नयन बहुत सुंदर है। यहाँ नयन को पुल्लिंग सर्वनाम उसके साथ प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्विध, ऑप्शन डी कर्मधारय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बहुव्रीहि। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। पीताम्बर शब्द में बहुव्रीहि समास है। पीताम्बर का अर्थ है पीला वस्त्र या पीला है अंबर जिसका। समास विग्रह करने पर इसका अर्थ होगा पीला है अंबर जिसके, अर्थात कृष्ण। यहाँ दोनों पद मिलकर किसी अन्य व्यक्ति यानी कृष्ण का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। समास का अर्थ है संक्षेप में कहना। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। यह प्रक्रिया शब्दों को संक्षिप्त करने और भाषा को अधिक प्रभावी बनाने की मदद करती है। समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है, दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वे समस्त पद कहलाता है। जैसे पूजा घर यानी समस्त पद, पूजा पूर्व पद, घर उत्तर पद, पूजा के लिए घर यानी समास विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम शब्द का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी स्नेह, ऑप्शन सी दुख, ऑप्शन डी साहस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्नेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए खुश होना, ऑप्शन बी घबराना, ऑप्शन सी थक जाना, ऑप्शन डी चिंता करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी घबराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्कलंक का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए नी प्लस कलंक, ऑप्शन बी निस प्लस कलंक, ऑप्शन सी नी प्लस संकलंक, ऑप्शन डी निश प्लस कलंक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नी प्लस कलंक। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। निष्कलंक में विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद नी प्लस कलंक होता है। विसर्ग संधि में यदि विसर्ग से पहले ई या उ हो और बाद में क ख ट ढ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। उदाहरण के लिए नी प्लस कलंक में विसर्ग के बाद क है, इसलिए विसर्ग श में बदल गया है और निष्कलंक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए घृणा, ऑप्शन बी शोक, ऑप्शन सी हास, ऑप्शन डी विस्मय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए घृणा। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। रस का स्थायी भाव रस की मूल भावना होती है जो उस रस में व्याप्त रहती है और पाठक या श्रोता के मान में उसे स्थायी रूप से स्थापित करती है। स्थायी भाव रस के अन्य अवयवों जैसे विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ मिलकर रस को पूर्ण रूप से प्रदान करते हैं। उदाहरण, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति यानी प्रेम होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास यानी हंसी होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा यानी घृणा होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय यानी आश्चर्य होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद यानी उदासीनता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारण काव्य की भाषा क्या है? ऑप्शन ए अवहट, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी प्राकृत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अवहट। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। चारण काव्य, जिसे आदिकाल या चारण काल भी कहा जाता है, मुख्य रूप से राजस्थान में चारण कवियों द्वारा रचित काव्य है। यह काव्य वीर रस, शौर्य और भक्ति से युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आलू को संस्कृत में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आलूकम, ऑप्शन बी कंदम, ऑप्शन सी पूर्णम, ऑप्शन डी मूलम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आलूकम। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। संस्कृत शब्द कंदम का हिंदी में अर्थ कंद होता है। यह एक विशेष प्रकार का भूमिगत तना होता है जो पौधों में भोजन और पोषक तत्वों का भंडारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आलू एक कंद है। संस्कृत शब्द मूलम को हिंदी में मूल या जड़ कहा जाता है। मूल सामान्यतः जड़ के लिए प्रयोग होता है, जबकि जड़ भी कभी कभी मूल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बहुत प्रयास करना, ऑप्शन बी भाग जाना, ऑप्शन सी हार मानना, ऑप्शन डी आलस्य करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बहुत प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 7। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ये कांड है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इन 7 कांडों को रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैला आंचल के लेखक कौन है? ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी अमृतलाल नागर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। मैला आंचल की कथा 1946 में बिहार के एक पिछड़े गांव मेरीगंज में शुरू होती है, जहां एक डॉक्टर प्रशांत कुमार एक नए अस्पताल में काम करने के लिए आता है। यह गांव जातिवाद, गरीबी और भ्रष्टाचार से पीड़ित है। प्रशांत कुमार गांव की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी सुंदर, ऑप्शन सी चलना, ऑप्शन डी किताब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संज्ञा उभय लिंग है? ऑप्शन ए नयन, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी किताब, ऑप्शन डी घर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पवन। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। पवन का अर्थ है हवा या वायु। हिंदी में हवा और वायु दोनों शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन पवन शब्द पुल्लिंग माना जाता है। उदाहरण, पवन चल रही है, ये गलत है। पवन चल रहा है, ये सही है। हवा चल रही है, ये सही है। वायु चल रही है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पछताना, ऑप्शन बी प्रयास करना, ऑप्शन सी सफल होना, ऑप्शन डी हार मानना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पछताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के विकार को स्थायी भाव कहते हैं। जो भाव आदि अंत तक बना रहे उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संचारी भाव, ऑप्शन बी स्थायी भाव, ऑप्शन सी सात्विक भाव, ऑप्शन डी व्यभिचारी भाव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्थायी भाव। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। रस में स्थायी भाव वह मूलभूत भावना है जो रस को जन्म देती है और नाटक या कविता में पूरे समय मौजूद रहती है। यह वह भाव है जो दर्शक या पाठक के मन में स्थायी रूप से स्थापित होता है और जो रस की अनुभव को मजबूत करता है। स्थायी भाव रस के अन्य अवयवों यानी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के साथ मिलकर रस को पूर्ण रूप से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए रति, ऑप्शन बी शोक, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी हास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी का प्रमुख रस कौन सा है? ऑप्शन ए श्रृंगार, ऑप्शन बी करुण, ऑप्शन सी वीर, ऑप्शन डी शांत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शांत। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। यह आधुनिक
छायावादी युग का सर्वोत्तम प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। प्रसाद जी की यह अंतिम काव्य रचना 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई। चिंता से प्रारंभ कर आनंद तक 15 सर्गों के इस महाकाव्य में मानव मन की विविध अंतर्वर्तियों का क्रमिक उन्मीलन इस कौशल से किया गया है कि मानव सृष्टि के आदि से अब तक के जीवन के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास का इतिहास भी स्पष्ट हो जाता है। कामायनी के प्रमुख पात्र मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार हैं। मनु मानव का प्रतीक है जो जल प्रलय के बाद जीवित बचता है। श्रद्धा प्रेम और हृदय का प्रतीक है जो मनु को जीवन का अर्थ सिखाती है। ईड़ा बुद्धि और तर्क का प्रतीक है जो मनु को जीवन के मार्ग पर चलने में मदद करती है। कुमार मानव का प्रतीक है जो मनु और श्रद्धा से पैदा होता है। कामायनी महाकाव्य में मुख्यतः शांत यानी निर्वेद रस प्रधान है। इसके अलावा श्रृंगार और वीर रस भी इसमें पाए जाते हैं। कामायनी एक प्रतीकात्मक काव्य है जिसमें मनोभावों का रूपांतरण पात्र रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। कबीर ग्रंथावली का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया था। यह पहली बार 1928 में प्रकाशित हुई थी। बाद में इसका परिमार्जित संस्करण भी प्रकाशित हुआ जिसमें पुरुषोत्तम अग्रवाल ने संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कार मेरी है वाक्य में मेरी किस कारक को दर्शाता है? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी कारण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संबंध। अब इस प्रश्न के बारे में कुछ और जान लें। वह कार मेरी है इस वाक्य में संबंध कारक है। यह काव्य दो चीजों के बीच संबंध यानी कार और मेरी को दर्शा रहा है। कारक संज्ञा या सर्वनाम के रूप में होता है जो वाक्य में अन्य शब्दों को के साथ संबंध स्थापित करते हैं और यह संबंध क्रिया के साथ भी होता है। कारक क्रिया का निर्देशन करते हैं और बताते हैं कि क्रिया किससे की जा रही है, किसके लिए की जा रही है, कहाँ की जा रही है आदि। कारक के 8 प्रकार होते हैं। पहला कर्ता कारक, यह बताता है कि क्रिया को कौन करता है। विभक्ति चिन्ह ने, उदाहरण राम ने खाना खाया। दूसरा कर्म कारक, यह बताता है कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है। विभक्ति चिन्ह को, उदाहरण मैंने पुस्तक को पढ़ा। तीसरा करण कारक, यह बताता है कि क्रिया किसके द्वारा की जाती है। विभक्ति चिन्ह से, उदाहरण राम ने पेंसिल से लिखा। चौथा संप्रदान कारक, यह बताता है कि क्रिया किसके लिए की जाती है। विभक्ति चिन्ह को, उदाहरण मैंने उसे पुस्तक दी। पांचवा आपादान कारक, यह बताता है कि क्रिया कहाँ से या किससे अलग होती है। विभक्ति चिन्ह से, उदाहरण वह पेड़ से गिर गया। संबंध कारक, यह बताता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से कैसे संबंधित है। विभक्ति चिन्ह का, की, के, उदाहरण यह किताब राम की है। सातवां अधिकरण कारक, यह बताता है कि क्रिया कहाँ होती है। विभक्ति चिन्ह में, पर, उदाहरण वह घर में है। आठवां संबोधन कारक, यह किसी को बुलाने या संबोधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण हे राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौभाग्य का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए दुर्भाग्य, ऑप्शन बी सुख, ऑप्शन सी समृद्धि, ऑप्शन डी धन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दुर्भाग्य।